हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम फ्रीलांसर माधवी और आज हम बात करने वाले हैं सस्टेनेबिलिटी मॉड्यूल के बारे में। सस्टेनेबिलिटी जो मॉड्यूल है उसके लिए आपको सस्टेनेबिलिटी लिखने पड़ेगा। मिल गया? अब देखो उसमें पेजेस एंड टास्क हैं, ठीक है, शो ऑल कर लो। सस्टेनेबिलिटी गोल्स सबसे पहला, इसके बाद सेटअप, जर्नल, स्कोर कार्ड्स, सर्टिफिकेट्स, एनर्जी सोर्सेस, सस्टेनेबिलिटी जर्नल टेम्पलेट, रिकरिंग सस्टेनेबिलिटी जर्नल, चार्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी अकाउंट, मतलब ये चार्ट ऑफ अकाउंट है फॉर द सस्टेनेबिलिटी जेल्स। सस्टेनेबिलिटी अकाउंट कैटेगरीज, रिपोर्ट एंड एनालिसिस में देख लो तो आपको इनबिल्ट रिपोर्ट का नाम जो है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, ओवरव्यू, वैल्यू एंट्री एंड लेजर एंट्री। अगर आइटम से रिलेटेड आप एंट्रीज बना रहे हो तो वैल्यूज एंट्रीज आएंगी, और इसका यूज़ कैसे होगा अभी मुझे नहीं पता है, ये हम लोग टेस्ट एंड ट्राई करेंगे द नेक्स्ट वीडियो, अपकमिंग वीडियोस। लेजर एंट्रीज, चार्ट ऑफ अकाउंट में जितने भी जेल्स बनेंगे तो वो सारी जेल एंट्रीज आ ही जाएंगी। और यहाँ पे हम सबसे पहले गोल्स से अगर शुरू करें तो सस्टेनेबिलिटी गोल्स, अब देखो क्वार्टर एंड ईयरली गोल्स। अब जैसे अब आप कह सकते हो कि हम ये सस्टेनेबिलिटी मॉड्यूल यूज ही क्यों कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरत ना कॉर्पोरेट्स को ही है, कंपनीज को ही है टू मेंटेन सस्टेनेबिलिटी। एक प्रोसेस है जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है, जो कंटिन्यूस प्रोसेस करके ही हम गेन कर सकते हैं। मतलब सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है? स्थिरता। एक सिंपल टर्म में हम बोले तो अगर मान लो कि इन्वायरमेंट को किसी वजह से नुकसान पहुंच रहा है और उसका रूट कॉजेज हम जब ढूंढते हैं तो हमें पता चलता है कि ये रूट कॉजेज में फैक्ट्रीज आती हैं जिनसे हैवी मात्रा में ऑयल और तरह तरह के गैसेस जो एयर पोल्यूशन का कारण बनते हैं। रोज इतना गैसेस CO2, CHO, N2 ऐसा निकलता है कि एयर पोल्यूशन बहुत होता है। और कंपनीज में जब प्रोडक्शन के लिए, ये हो सकता है कि आप अभी भी बहुत जगह कोल यूज़ हो रहा हो या फिर पेट्रोल डीजल यूज़ हो रहा हो, तो हम सब जानते हैं कि जो पेट्रोल डीजल ये हमारे मतलब वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में लिमिटेड रिसोर्सेस ही हैं, धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। तो हम जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे वो उतना जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं बचेगा। तो नेक्स्ट जनरेशन के पर्सपेक्टिव से अगर हम सोचें तो जहाँ जो जो मतलब रीज़न है, जहाँ जहाँ इस तरह का ऑयल एयर से रिलेटेड एनर्जी इमिशन होता है, अगर वो सारे लोग कंट्रोल करें, इमिशन में तो उत्सर्जन निकलना, मतलब तो अगर इस तरह के एयर पोल्यूशन का जो भी एलिमेंट्स निकल रहा है जिससे हैवी एयर पोल्यूशन हो रहा है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उससे क्या होता है, सोशल इम्पैक्ट होता है। तो सबसे पहले इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ा कि इन्वायरमेंट दूषित हुआ, हवा दूषित हुई, उसके बाद सोशल इम्पैक्ट जो सांस से आप एक ह्यूमन ले लेता है तो उसके फेफड़ों खराब हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉब्लम क्या है कि एक तो लिमिटेड एनर्जी रिसोर्स है हमारे पास, और हम उनका अगर एक्सेसिव उपयोग करेंगे तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो है कि हमें उसे रोकना है। और दूसरा पॉइंट है कि कुछ क्या हम आर्टिफिशियल रिसोर्स यूज करके इनका उपयोग कम कर सकते हैं। तो सोलर सिस्टम बहुत जगह आ गए हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम आ गए हैं। तो अगर हम अदर पावर ग्रिड से रिलेटेड भी आप देखते हो, पवन चक्की वगैरह से जो एयर जनरेट होता है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम
मतलब अगर हम यूज़ करना शुरू करें, जैसे जो हमारा सन है, सूरज, वो एनर्जी का बहुत ही बड़ा रिसोर्स है, नेचुरल एनर्जी का। तो उससे हम सोलर सिस्टम हमारे डे टाइम पे चार्ज हो जाएगा, और नाइट में जो कंपनीज़ में वर्क होता है, वो सोलर सिस्टम उसको रिकवर कर सकता है। सोलर सिस्टम जो दिन में जनरेट करता है एनर्जी, उससे रात को मतलब जिस दिन में जिससे वो रिचार्ज होता है सन से, और रात को वो अपना जो रिचार्ज वाला एनर्जी है, वो आप उसको यूज़ करते हो नाइट टाइम में। तो इससे क्या होगा कि डे एंड नाइट में जो आप एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे थे, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, नेचुरल रिसोर्सेस को, वो अ, जनरेटर के थ्रू आप लाइटिंग भी कर सकते हो, है ना? तो वो, लेकिन जनरेटर में जो भी डीज़ल, पेट्रोल जो इससे भी आप जला रहे हो, वो तो नेचुरल रिसोर्स है। तो अगर हम कोई एक टाइम, कुछ आवर्स रिड्यूस करना शुरू करें और नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना शुरू करें, और उससे हम अपने अपने मैनुअल इक्विपमेंट को रिचार्ज करके यूज़ करें, तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होगा कि एक तो हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का मिसयूज़ रोक पाएंगे, प्लस एक्सेसिव कंजम्पशन रोक पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे कि हम कम यूज़ करें। तो जो हम बहुत ज़्यादा पहले यूज़ कर रहे थे, अब वो हम कम यूज़ करेंगे। तो आने वाली जनरेशन के लिए वो बचेगा, प्लस एक्सेसिव यूज़ नहीं होगा इस तरह के रिसोर्सेस का, तो हम बचा पाएँगे फ्यूचर के लिए, राइट? तो यही चीज़ सस्टेनेबिलिटी गोल्स है कि आपका ईयरली गोल्स क्या होगा, क्वार्टर गोल्स क्या होगा। अभी की करंट सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए आपको कंपनी को प्लान करना होगा कि एक दिन में कितना हम एनर्जी अ, एमिशन करते हैं, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अदर रिसोर्स के साथ यूज़ करके। तो अगर ये प्लान हम करें, जिससे हम इकोनॉमिकल कंडीशंस को भी अपनी ठीक कर सकते हैं, जो भी आप एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर रहे थे, वो भी आपके बचेंगे, क्योंकि आपने अल्टरनेटिव यूज़ किया है। जैसे मैंने बोला कि आप सोलर सिस्टम को डे टाइम पे चार्ज करके इवनिंग में सोलर सिस्टम यूज़ कर सकते हो। तो हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ कर सकते हो, है ना? तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमें हेल्प करेंगी टू सस्टेन द सिस्टम। तो आप ऐसे गोल्स बना सकते हो, और ऐसे गोल्स बना के क्या कर सकते हो, हम अ, इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको चार्ट ऑफ अकाउंट में जीएल्स बनाने हैं, इसकी भी एंट्री मेंटेन करनी है, इसका सेटअप बनाना है, और गोल के अकॉर्डिंग ही आपको मेज़र करना है कि आपने मंथली कितना इमिशन किया, क्वार्टरली, आप मंथली वाला भी बना लेना, मंथली कितना इमिशन किया, क्वार्टरली कितना इमिशन किया, ईयरली कितना इमिशन किया, मतलब कितना निकला, ठीक है? और जो भी वेस्टेज है, और उसको आप अगर रीयूज़ नहीं कर सकते, तो कम तो कर सकते हो ना। तो क्या होगा कि हमारा एनवायरनमेंट सही होगा। तो एनवायरनमेंट के लिए भी आपको ये सस्टेनेबिलिटी मॉड्यूल अपनाना चाहिए फॉर द कंपनी, स्पेशली कॉर्पोरेट को शुरू करना चाहिए। तो ये कॉर्पोरेट के लिए है, बिजनेस सेंट्रल में। तो आप गोल से शुरू करेंगे, गोल से मैप होगा आपका बाकी सारी चीज़ें, अब आपका सेटअप होगा, फिर जर्नल्स होगा, फिर स्कोर कार्ड होगा कि आप कैसे कैसे करते हो। इसके रिलेटेड सर्टिफिकेट्स भी हैं, तो हम लोग वन बाय वन चेक करेंगे। देखो, अकाउंट कैटेगरीज हैं, ठीक है? आपको सेटअप में जाना है, अब अकाउंट कैटेगरीज जो भी हैं, अब इसमें कंपनी कार्स, अब जैसे कार से तो नॉर्मल सी बात है कि CO2 निकलता ही होगा जब वो पेट्रोल जलता होगा, राइट? तो हो गया। देखो, स्कोप 3 इमिशन, इमिशन का स्कोप क्या है, स्पेसिफाइज द स्कोप ऑफ द इमिशन दैट आर एसोसिएटेड विद द सस्टेनेबिलिटी कैटेगरी। स्कोप 1 डायरेक्ट इमिशन फ्रॉम सोर्सेज दैट आर ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द रिपोर्टिंग एंटिटी। स्कोप 2 indirect emission from the generation of purchased electricity, heat or steam consumed by the reporting entity. Scope 3 other indirect emissions such as the extraction and production of purchased materials and fuels, transport related activities in vehicle not owned or controlled by the reporting entity, and waste disposal. तो ये आपको ना, आपको कर्सर यहाँ ले जाना है, तो ये शॉर्ट नोट आपको मिल जाएगा। CO2 का, आप जो कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हो,
इनसे निकलेगा पेट्रोल का कंज़म्पशन होगा। अब उसको फैक्ट्री में प्रोडक्शन में यूज़ करो या कार व्हीकल में यूज़ करो, ठीक है? इसी तरह CH4 से भी रिलेटेड है, इस तरह NTO से रिलेटेड है, प्रोडक्शंस वगैरह में ये हो सकता है कि ये आपका इमिशन हो रहा हो। आपकी एक ही कंपनी में ज़रूरी नहीं है कि तीनों गैसेज़ हों, किसी में अगर कोई फार्मास्यूटिकल है तो हो सकता है उसमें अलग गैसेज़ का उत्सर्जन हो रहा हो, तो कंपनीज़ की कैटेगरीज़ पे डिपेंड करता है। फिर वाटर से रिलेटेड भी इंटेंसिटी होती है। जो अगर मान लो एक डिटर्जेंट बनाने कंपनी है, तो वो जो वेस्ट मटेरियल निकालती है और बगल में कोई नदी या तालाब है उसमें उसमें गिराती है, तो क्या होगा, नदी का पानी विषैला हो जाएगा। ठीक है? तो ये नदी के पानी को पॉल्यूट कर रहा है। तो इस तरह से अगर हम पेट्रोल, डीज़ल, कोल इन चीज़ों की बात करें तो एक तो नेचुरल रिसोर्स यूज़ हो रहे हैं, प्लस एक्स्ट्रा जो इनसे एयर पॉल्यूशन हो रहा है, प्लस वाटर में अगर आप जो वेस्ट मटेरियल भेज रहे हो, जैसे डिटर्जेंट कंपनी का मैंने एग्जांपल दिया, प्लास्टिक्स वेस्ट अगर आप फेंक रहे हो पानी में, तो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। उसके बाद है डिस्चार्ज इनटू वाटर, ये सेम चीज़ है। तो अगर आप एक तो है वाटर इंटेंसिटी कि कितना आप दूषित कर रहे हो, किस लेवल तक, और एक है आप डिस्चार्ज कर रहे हो सारा वेस्ट मटेरियल, ठीक है? इसी तरह से वेस्ट इंटेंसिटी कैलकुलेशन फाउंडेशन डिस्टेंस के ऊपर है, फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है, कस्टम के ऊपर है। कस्टम वैल्यूज़ हैं कुछ, वो भी आप चेक कर लेना। और उसके बाद अ कस्टम वैल्यूज़ का भी देखो एग्जांपल दिया है, क्रोनस कंपनी है, सैंपल डेटा है, तो आप सैंपल चेक कर सकते हो उसमें। फिर उसके बाद जनरल लेजर, ठीक है? आप शॉर्ट ऑन द कैलकुलेट फ्रॉम जनरल लेजर है, तो जनरल लेजर तो हमें बनानी है क्योंकि हम चार्ट ऑफ अकाउंट में जीएल लगाएँगे ही, ठीक है? तो जीएल अकाउंट्स लगा सकते हो कैटेगरी से रिलेटेड। फिर 2 आपके डायमेंशन है, डिपार्टमेंट कोड, कस्टमर ग्रुप, और उसके बाद एक्सक्लूड फ्रॉम कोपायलट, एंड उसके बाद डू नॉट कैलकुलेशन इमर्शन फैक्टर, ठीक है? तो ये अगर आपके में नहीं हो रहा है तो आप इस पर टिक लगा सकते हो। तो आप फैक्ट्री बेस्ड है किस तरह की कंपनी है और उससे कौन-कौन सा स्कोप यूज़ हो रहा है। तो अगर आपकी कंपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी है तो नॉर्मल सी बात है कि कैटेगरी 3 कंपनी कार्स में आप आ रहे हो। ट्रांसपोर्ट कंपनी में 100, 500, 1000, 5000, 10,000 गाड़ियाँ अगर चल रही हैं तो वो रोज़ कितना एयर पॉल्यूशन का रीज़न बनती होंगी। तो आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो सकता है कि आप उन कार्स में कुछ तरह का फ़िल्टर लगा सकते हो कि ऑयल का जो इमिशन एनर्जी के रूप में CO2 के रूप में हो रहा है, वो आप कम कर सको। प्लस बहुत सारी चीज़ों के साथ जो कार्बन फुटप्रिंट जनरेट हो रहा है, वो आप कम कर सको। तो इन सब के लिए भी बहुत सारे इक्विपमेंट आते हैं, जिनको यूज़ करके कंपनी ये कम कर सकती है। तो उन पे R&D किया जाना चाहिए, उनके बारे में पता लगाना चाहिए ना, उनको यूज़ किया जाना चाहिए। तो अगर आप ये कैलकुलेशन फाउंडेशन रखोगे ना, डिस्टेंस जैसे इसके लिए मायने रखता है, पहले वाले के जो कंपनी कार से स्कोप 3 के अंदर आ रहा है। तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हो और 1 दिन में कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, तो ये सब अगर आप कैलकुलेट करके उसके उसको रोकने के लिए अगर कोई इक्विपमेंट, कोई फ़िल्टर अगर फिट करवाते हो कार्स में, तो आप इन चीज़ों को जो इमिशन है, एनर्जी इमिशन, वो कम करवा सकते हो। इससे एनवायरनमेंट को फ़ायदा होगा, और एनवायरनमेंट को फ़ायदा होगा तो अ, जितने भी वर्ल्ड में ह्यूमन बीइंग, एनिमल, या आप बोलो कि मतलब जितने भी जीव-जंतु, इंसान जो भी हैं, जो लिविंग थिंग, तो उन पेड़, पक्षी सबको फ़ायदा होगा, क्योंकि आप क्या करोगे, आप नेचुरल रिसोर्सेज़ को बचा रहे हो, तो नेक्स्ट पीढ़ी के लिए ये काम आएगा। प्लस अभी हम देख रहे हैं कि हीट कितना बढ़ रहा है, तो अ, एयर पॉल्यूशन कितना हो रहा है। तो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, हीट रिलेटेड चीज़ें, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़ी होती हैं। जितना नेचुरल रिसोर्सेज हर साल निकाला जाएगा, टेम्परेचर में, एनवायरनमेंट में बढ़ोतरी होती है, तो हमें कोशिश करना चाहिए अपने ओर से कि हम कितना कम से कम कर सकें। तो ये सारे कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ों को प्लान करने के बाद, आफ्टर प्लानिंग हम कैटेगरीज़ बनाकर मैपिंग करके ये जान सकते हैं कि हमारी कंपनी कितना सस्टेनेबिलिटी मॉड्यूल पर काम कर रही है और कितना सस्टेनेबिलिटी मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट कर रही है टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, टू वर्क ऑन सोशल कॉज। और ये आपके इकोनॉमिकल कंडीशन के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जैसे-जैसे आप महँगे रिसोर्सेज़ को यूज़ करना बंद करोगे ना, उसकी जगह अल्टरनेटिव यूज़ करोगे, जो स्टार्टिंग में मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था,
तो आप क्या, जैसे आपने सोलर सिस्टम लगा दिया, राइट? तो डे टाइम में सोलर सिस्टम सन से रिचार्ज हो जाएगा, राइट? और वो आपको नाइट में उतनी लाइट देगा। तो जहाँ बहुत हैवी मशीनरी है और वो वहाँ नहीं काम कर सकता, उसकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जहाँ सोलर सिस्टम इफेक्टिव है, स्पेशली फॉर द लाइटिंग इफेक्ट, कि पूरे फैक्ट्री में लाइट जल सकती है, राइट? तो और जहाँ जहाँ मशीनरीज में भी यूज हो सकता है, वहाँ भी आप यूज कर सकते हो। फिर हाइड्रोलिक सिस्टम जो मैंने बोला, या अब और भी इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के जो इक्विपमेंट होते हैं ना, अगर आपने देखा होगा तो वो अब पवन चक्की लगी होती है, अगर आपने नोटिस किया होगा, तो ये सारी चीज़ें क्या है ना, कि ये हमको विंड मिल कहते हैं, राइट? तो ये आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देगी, और आप क्या करोगे कि नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करोगे, तो आपको पेट्रोल, डीज़ल, जनरेटर यूज़ करने के लिए यूज़ कम करना पड़ेगा। और इससे क्या होगा कि CO2 कम जनरेट होगी, एनर्जी इमिशन कम होगा उसका। तो इस तरह से आप चीज़ें बचा सकते हो, और इसके ऊपर कोई डिटेल वीडियो मैं बनाऊँगी इस टॉपिक पे रिलेटेड, जिसमें हम इमिशंस और कार्बन फुटप्रिंट के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए बस आपको कैटेगरी समझानी थी, तो मैंने समझा दी। और सस्टेनेबिलिटी आपको इसलिए यूज़ करना है फैक्ट्रीज़ को, क्योंकि फैक्ट्री इज़ द मेन रूट कॉज़ अ, टू to to give a bad impact on economical, sorry, environmental condition, our environmental condition से आप बोल सकते हो कि environment को जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएँ और पॉल्यूटेड वाटर से। तो जैसे डिटर्जेंट का पानी नदियों में डाल दिया, राइट? तो या फिर जो फैक्ट्री से गैसेस निकल रही हैं, वो गैसेस के लिए कोई फ़िल्टरेशन इक्विपमेंट नहीं है कहीं पे भी। तो अ, क्या हो रहा है कि वो हमारे सबसे पहले तो एयर को नुकसान पहुंचा रही है, और फिर वो मिक्स हो जा रही हैं एयर में, तो एयर पोल्यूशन का मेजर रीज़न बन रही है, और उससे सोशली क्या हो रहा है कि हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं लोगों को। तो ह्यूमंस के लिए और लिविंग थिंग्स के लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो अगर हम अभी से कंट्रोल करेंगे, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए हम एक अच्छा वर्ल्ड दे पाएंगे। इसीलिए हमें इनको कंट्रोल करना चाहिए। तो सस्टेनेबिलिटी मॉड्यूल एनर्जी रिसोर्स को प्रिजर्व करने के लिए, प्लस सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन बेटर करने के लिए। इकोनॉमिकल कंडीशन आपके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन सोशल कंडीशन आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है लोगों के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति। तो ये सारी चीज़ें सोशल, इकोनॉमिकल एंड जैसे मैंने बोला एनवायरमेंटल कंडीशन, सस्टेनेबिलिटी 3 पे इम्पैक्ट करेगा। बाकी तो चीज़ें आप पढ़ के देख सकते हो, और अपना कर्सर ले जाओगे तो जिसका टूल टिप भी आपको बता देगा। तो मेजर कोड वगैरह आपको डालना है, और आप की कंपनी का कैटेगरी क्या है, आप एयर पोल्यूशन करते हो या वाटर पोल्यूशन या वाटर वेस्टेज। तो ये सारी चीज़ें आपको लेनी होगी। और देखो, जीएल अकाउंट भी बनाना है, आइटम भी बना सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला था ना स्टार्टिंग में, आइटम भी एक आइटम चार्ज एमिशन भी है, रिसोर्स एमिशन भी है, यानी कि आप क्या-क्या बना सकते हो, प्रिक्विपमेंट कहाँ-कहाँ से आएँगी इसमें चीज़ें। इसमें आपका परचेज़ डॉक्यूमेंट लग रहा है, जीएल अकाउंट बना सकते हैं, आइटम बना सकते हैं, आइटम चार्ज है, एंड रिसोर्स, यानी कि जो टाइप होता है ना हमारा, टाइप होता है, जीएल भी एक टाइप है, रिसोर्स भी एक टाइप है, आइटम भी एक टाइप है, जीएल अकाउंट, राइट? तो एंड आइटम चार्ज भी उसके अंदर आ जाता है, तो यानी कि परचेस डॉक्यूमेंट में तो यूज हो जाएगा। लाइन जो टाइप रहता है ना, उसकी बात कर रही हूँ। फिर वर्क मशीन सेंटर, अब देखो नॉर्मल सी बात है, प्रोडक्शन मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो ये बना ही है। तो वर्क मशीन सेंटर इमिशन, फिक्स एसेट इमिशन, इनेबल वैल्यू चेन ट्रैकिंग, ऑल केसेस CO2, ये सब आपको इनेबल करना है, पढ़ना है, समझना है, नंबर सीरीज बनानी है। उसके बाद कैलकुलेशंस दिखाने हैं, स्टैंडर्ड बने हुए हैं, क्योंकि ये क्रोनस आपकी सैंपल कंपनी है, डेमो कंपनी है, तो इसमें बहुत सारा डेटा है, आप चेक करना है। रिपोर्टिंग से रिलेटेड चीज़ें भी हैं, तो इस तरह से आप इससे कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे ना, इसके बाद जो था वो सारी चीज़ें हम एक-एक करके करेंगे। तो सस्टेनेबिलिटी जो मॉड्यूल है, हम उसे धीरे-धीरे एक वन बाय वन यूज़ करेंगे, और वन बाय वन यूज़ करके अभी हमने 2 चीज़ें देखी है ना,
अभी हमने 2 चीज़ें देखी हैं, तो हमने कौन-कौन सा यूज़ किया था? गोल्स यूज़ किया, सेटअप यूज़ किया। उसके बाद जनरल और अदर्स चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बस स्कोर कार्ड देख लेते हैं। जैसे-जैसे आप टारगेट अचीव करते जाओगे, इस पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है? आपका गोल्स होगा, आप गोल्स क्रिएट कर सकते हो। और किसने क्रिएट किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कंट्री, बेसलाइन, करंट वैल्यू, ये सारी चीज़ें आप चेक कर लें, ठीक है? ये तो खैर गोल्स है। स्कोर बोर्ड, तो स्कोर बोर्ड पे असर पड़ेगा। अब स्कोर बोर्ड को व्यू करने के लिए गोल्स से डिपेंडेंसी है। अच्छा, कुछ अभी ऐसा इस पे स्पेशल कुछ नहीं है, डिपेंडेंसी है गोल से, ठीक है? शो माय गोल्स है, और इसके बाद आप इस पे एनालिसिस मोड लगाकर चेक कर सकते हो इसका टारगेट बेस जो भी होगा, और उसके बेसिस पे स्कोर बोर्ड बना सकते हो, ठीक है? तो स्कोर बोर्ड ये हमें प्रैक्टिस करके, टेस्ट करके देखना पड़ेगा। तो इस तरह से नेक्स्ट 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 करके बाकी जितनी पेंडिंग पेजेस एंड टास्क एंड रिपोर्ट्स हैं, हम वन बाय वन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।